है पहला एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, वाटर का जो है सर एम्फोटेरिक थोड़ा नेचर ऊपर कर होता है। सकते हो? एम्फोटेरिक नेचर है। नहीं, वो जो आपके एम्फोटेरिक, टाइम टेबल बना है ना, वो का स्क्रीनशॉट लेना। हाँ ले लो ले लो। तो वो लेक्चर का मतलब ड्यूरेशन कितना बड़ा है? कौन से लेक्चर का? अच्छा वो आयरन रिवीजन लेक्चर 2 लेक्चर 1 वाले वीडियो। मतलब वो मिनिमम 1.5 आवर तो है ही है, मिनिमम 1.5 आवर तो है ही है। उनके में हमेशा एक्सटेंड होता है लेक्चर। 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं ना। हाँ हाँ, 2x की स्पीड पे भी देख 1.5 सकते हो बहुत। 1.75 में फिर घंटे या 1 और 15 मिनट के अंदर तो हो ही जाता है आराम से। हाँ वो तो खैर वो एक्स्ट्रा है ना, जिस मतलब ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, जिसको देखना है वो देख सकता है। बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें बेसिक चीजें नहीं आती और तुम वो वीडियो देख रहे हो, तब फिर दिक्कत है। बाकी हाँ, रिवीजन लेक्चर और रिवीजन करना हो किसी को, कि मान लो बुक में पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो रिवीजन लेक्चर डायरेक्टली देख लो वन शॉट में एक तरीके से। उसमें मैं क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, मतलब वो ऐसा नहीं है कि बहुत फटाफट रिवीजन करा दिया मैंने। रिवीजन में भी मेरे को थर्मो में 3 लेक्चर लगे, मतलब 1.5 आवर के 3 लेक्चर लगे 12th में। तो उसमें मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं, मैंने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी है। बस ये है कि थोड़ा सा फटाफट मैंने करा दिया। तो वैसा भी कर सकते हो, अगर किसी को लगे कि थर्मो में मुझे वैसा रिक्वायरमेंट है, तो वो सारे वीडियो लेक्चर देख सकता है, तुम्हारे ऊपर है ना। सर सारे लेक्चर्स कब तक अपलोड हो जाएंगे? मैं तो हर दिन का हर दिन अपलोड कर देता हूँ। तो जैसे आज आइनिक लेक्चर 2 आज अपलोड कर दूंगा मैं, लेक्चर 3 कल होगा तो कल अपलोड करूंगा। ठीक है, चलो एम्फोटेरिक नेचर देखते हैं। तो एम्फोटेरिक नेचर में क्या है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो देखो ये अभी ये क्या है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे NH3 क्या है ना, इट इज एक्सेप्टिंग H+। इसका मतलब ये क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस है। याद है ब्रॉन्स्टेड बेस हमने पढ़ा था, ये H+ लूज कर रहा है, लूजिंग H+। फिर क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा हूं। तो एक वाटर जो है वो H+ ले रहा है, और एक जो है, सॉरी, वैसे वो ये भी है एक इक्वेशन, और एक और भी हम देख सकते हैं। सर लिक्विड और एक्वस दोनों, मतलब वाटर लिक्विड ही नहीं आएगा? वाटर लिक्विड आएगा, सॉरी। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, H2O लिक्विड है, यहाँ पे H2S है, और यहाँ पे बन रहा है H3O प्लस एक्वस प्लस HS माइनस एक्वस। सेकेंड रिएक्शन आप एक और बार बता सकते हो? सेकेंड रिएक्शन को बोलते हैं हम ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। मतलब इसमें H3O प्लस भी बन रहा है, OH माइनस भी बन रहा है, आपस में ही रिएक्ट करके। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस, सेल्फ आयनाइजेशन। सर ऐसा कौन से कंडीशंस में पॉसिबल होता है? कुछ कंडीशन नहीं, वाटर का प्रॉपर्टी है, वाटर का प्रॉपर्टी है, वाटर का प्रॉपर्टी है, वो अपने साथ ही रिएक्ट करके आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर तुम देखो, मान लो कनेक्ट करो, सर तो डिस्टिल वाटर में नहीं होता है ना ये तो? ये सर उसमें तो आयन फॉर्मेशन नहीं होता। नहीं होता है ना उसमें तो इसमें क्या है ना, जैसे मान लो मैंने इसको ले लिया, ये एसिड सर 1 है। बोलो। सर आयन फॉर्मेशन हो रही होगी, लेकिन दोनों का इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होगा तो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे ना। दोनों, अच्छा तुम वो बोल रहे हो क्या नाम है, 10⁻⁻⁷ 10⁻⁻⁷। हाँ सर, हाँ सर।
हाँ वो तो वैसे हमेशा ही रहेगा। बट आयंस बहुत कम होते हैं ना, डिस्टिल वाटर में आयंस ऑलमोस्ट होते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन इक्वल कंसंट्रेशन नहीं है दोनों, तो न्यूट्रल ही हो रहेगा ना वाटर। हाँ मतलब वो भी है, न्यूट्रल ही रहेगा, बट वो आयंस को अवॉइड करता है। वैसे भी लैब वगैरह में हम जो है डिस्टिल वाटर जो है वो लेते हैं, बट वो अपने ही आयंस में ब्रेक, डिस्टिल वाटर हो चाहे नॉर्मल वाटर हो, बट वो आयंस में तो टूट ही सकता है क्योंकि वो न्यूट्रल ही है एक तरीके से। सर डिस्टिल वो वाटर टूट में जो जाएगा बट उसकी कंसेंट्रेशन इक्वल ही होगी, मतलब H प्लस और OH माइनस की, तो मतलब वो न्यूट्रल हुई होगा ही न्यूट्रल। हाँ वो होगा ही न्यूट्रल, तो वो वैसा हो सकता है, बट मतलब उसमें वो फिर और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा, डिस्टिल वाटर में एक्स्ट्रा आयंस वगैरह नहीं होंगे। जो आयनाइजेशन वाला नहीं होता ना, उसे डी आयनाइज्ड वाटर बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें आयंस होते ही नहीं है, वो अलग होता है। खैर, तो जैसे ये एसिड 1 है, ये क्या कर रहा है, ये H प्लस लूज कर रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस 1 हो गया। ये क्या हो गया, दिस इज बेस 2, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड, इसका कॉन्जुगेट एसिड 2 इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो ये तो क्या सिंपल हमने एम्फोटेरिक नेचर बताया। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है मेरा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स थोड़ा ऊपर रिएक्शन, का। करता हूँ। रेडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वाटर। तो रेडॉक्स रिएक्शन कौन कौन सी होती है, तो वाटर जो है ना वो आराम से हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं डाई हाइड्रोजन में बाई हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, वाटर कैन easily be reduced to dihydrogen by highly electropositive metal, highly electropositive metal। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारा वाटर है, इसको तुमने रिएक्ट करवाया सोडियम के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaOH बनेगा एक्वस में। ठीक है, और और क्या बनेगा, H2 गैस जो है वो मेरी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वाटर जो है, तो therefore we can say, therefore water is great source of hydrogen, great source of H2। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बार एक इस टाइप की रिएक्शन। दूसरा हमें देखना है सर हाँ हाँ वो सर नेटवर्क आप चला गया क्या था। कर रहे हैं? क्या,
नहीं से वो लैग, बस वही बता रहा था। हाँ हाँ वो पता है, वो पता चल गया मेरे को। तो इसमें क्या वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है O2 में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जैसे CO2 प्लस H2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करने के लिए बता रहा हूँ कि CO2 में जो ऑक्सीजन है वो 18 वाला है। क्या आवाज तो कट देखो रही है? मेरी आवाज कट हो रही है क्या? आ रही है, सर आ रही है। आ रही है। ठीक है, तो ये जो O18 है ना, ये इसमें जा रहा है, ध्यान रखो, और इसमें जा रहा है। देखो वाटर जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ये -2 है, ये 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ जो है ना, वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर का। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस बात का। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। ये जो H2O है ना, ये O2 में ही कन्वर्ट हो रहा है इसका ऑक्सीजन, इसलिए मैंने 18 वाला लिखवाया है। उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर एक और बार रिपीट करिए ना। तुम्हारा H2O जो है ना वो O2 में जा रहा है। देखो H2O O2 में जा रहा है, बाकी जो ऑक्सीजन है ना वो CO2 से आ रहा है, उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। H2O का जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है O2 में। यस। फ्लोरीन के साथ भी क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जैसे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कैसी होती है, 4HF प्लस O2। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये तो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट तुम्हारा आता है हाइड्रोलिसिस सर रिएक्शन। हाँ बोलो। सर वो ऊपर वाला रिएक्शन एक मिनट स्क्रॉल कीजिए। बोलो। सर उसमें 18 क्या लिखा था आपने? O18 इज आइसोटोप। ओके। आइसोटोप है वो, है ना। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है, तो इसका क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है ना, तो इसका हाइड्रेटिंग जो टेंडेंसी है वो काफी स्ट्रांग रहता है। तो ये क्या करता है, काफी सारे आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ड्यू टू इट्स हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ड्यू टू इट्स हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इससे it dissolves many ionic compounds, many ionic compounds, many ionic compounds। इस कांस्टेंट के बारे में कुछ बता सकते हो? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया तो हमने कितनी बार। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट टू वीकन द फोर्स बिटवीन आयनिक कंपाउंड। उन पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या है, तुम्हारा एक तरीके से बेस्ट सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या ना, काफी सारे कोवेलेंट और आयनिक दोनों कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं। सम को however certain covalent and some ionic compounds are hydrolyzed in water। फॉर एग्जाम्पल मैं रिएक्शन लिखाता हूँ मैं, जैसे तुम्हारा P4O10 है। देखो अब ये रिएक्शन जो है ना, ये याद करनी है अच्छे से। P4O10 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है H3PO4।
ठीक है। तुम्हारा SiCl4, देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। वैसे बताता हूँ मैं इसकी बात। SiCl4 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, SiO2 सॉलिड प्लस 4HCl। ये तुम्हारा इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट है N3 माइनस प्लस 3H2O जो है वो बनाता है NH3 प्लस OH माइनस। SO3 प्लस H2O बनाता है H2SO4। तो ये सारे के सारे क्या हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, इनको ध्यान रखना, इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा आता है हाइड्रेट फॉर्मेशन। सर 2 मिनट। ठीक है। किसी के पास अगर टाइम हो ना तो आयनिक इक्विलिब्रियम के लास्ट के 50 क्वेश्चंस कर लो। नहीं, पूरा कंप्लीट करने के लिए नहीं, आयनिक इक्विलिब्रियम तुम्हें थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाना है। लेट्स से तुम्हें लग रहा है थोड़ा वीक है और तुम्हारे पास टाइम है, लेट्स से, देन इसके Na के लेवल 1 के लास्ट 50 क्वेश्चंस कर लो। तुम्हें अगर सॉलिबिलिटी वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इंडिकेटर वाले प्रॉब्लम में है, तो वो फिर लास्ट के 50 क्वेश्चंस कर लोगे ना तो काफी कुछ हो जाएगा उसमें। सर उसको रिवीजन क्लास में आप थोड़ा सॉल्युबिलिटी बताओ में सर बहुत ना प्रॉब्लम है। सॉलिबिलिटी। हाँ बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत सर आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करेंगे। करो। नहीं। बस हो वो गया क्वेश्चन है। होते नहीं है हर बार इसलिए। सॉलिबिलिटी में क्या है ना, कॉन्सेप्ट बहुत कम है, वेराइटीज बहुत ज्यादा है, तो वो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे वेराइटीज। सॉलिबिलिटी में सर कॉमन आयन इफेक्ट और फिर जो साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी है, उनका ऐड हो सिलेक्टिव जाता है, उसमें और प्रेसिपिटेशन है, कौन कौन से हो सकते हैं? सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन है। हाँ सर, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन है। ठीक है। कॉम्प्लेक्सेशन मैं पढ़ाऊंगा रिवीजन क्लास में, कॉम्प्लेक्सेशन नहीं पढ़ाया मैंने। ठीक है। हाइड्रेट फॉर्मेशन जो है ये देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, हमारे हाइड्रेट जो है अलग अलग फॉर्मेट में बन जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एसोसिएट होते हैं वाटर जो है, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम aqueous solution, from aqueous solution many salts can be crystallized as hydrated salts, can be crystallized as hydrated salts such association of water is of different types। पहला है कोऑर्डिनेटेड वाटर। कोऑर्डिनेटेड वाटर जैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड मैंने बताया हुआ है, तो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इसके अंदर जो वाटर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वाटर है ना, तो वो तुम्हारा क्या है, ये है कोऑर्डिनेटेड वाटर। ठीक है, सिंपल है। दूसरा है मेरा इंटरस्टिशियल वाटर। इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल की स्पेलिंग गलत है। इंटरस्टिशियल वाटर जैसे तुम्हारा
BaCl2.2H2O। इंटरस्टिशियल वाटर का क्या मतलब है? जैसे मान लो BaCl2 का लैटिस है, कंपाउंड को बस ऐसे हाइड्रेटेड फॉर्म में सॉल्ट की तरह रखने के लिए। नहीं उसमें क्या होता है, उनके उनके यहाँ जो वैकेंसीज होती है, इंट्राइसिस होते हैं। मैंने इंट्राइसिस के बारे में बताया ना, वैकेंसी गैप। जैसे मान लो Yes. BaCl2 का तुम्हारा यस ये लैटिस बना हुआ है ना, लैटिस बना हुआ है, यस सर। और यहाँ पे एक गैप आ गया लेट्स से, हाँ इस तरीके से। तो ये जो गैप है, इस गैप में तुम्हारा पानी तुमने डाल दिया लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर कहाँ रहता है? वाटर इन इंटरस्टिशियल वेकेंट पोजीशन लिख दो यार, वाटर इन वेकेंट पोजीशन। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये बॉक्स रिप्रेजेंट करता क्या है? लैटिस। ओके सर। सर ना ये अपने एग्जांपल्स लिखे। BaCl2.2H2 के बारे में पूछ रहे हो क्या? यस सर। हाँ हाँ एग्जांपल्स लिखे हैं। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो CR क्रोमियम वाला जो एग्जांपल लिखा ना कोऑर्डिनेटेड का, हाँ हाँ उसमें H2O का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना CR के साथ। हाँ हाँ H2O की कोऑर्डिनेट। सर उसमें कौन डोनेट करेगा पैर? चलो बना के बताता हूँ। ऐसे होता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर में वेकेंट पोजीशन या इंटरस्टिशियल पोजीशन, ठीक है, ये वर्ड है, मतलब उनके ऊपर स्टेटमेंट वगैरह आ सकते हैं। और इंटरस्टिशियल पोजीशन, क्या इंटरस्टिशियल, OH2 लिखा है वो? हाँ हाँ वाटर वाटर यार, So the Cl इंटरस्टिशियल represent. क्या क्या Cl चार्ज, के साथ उसका आयनिक चार्ज बॉन्ड होगा ना फिर? आयनिक बॉन्ड होगा ना, ठीक है। इंटरस्टिशियल पोजीशन भी हो सकती है। एनीवे नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, थर्ड वाला हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। अब ध्यान रखना, अभी देखो हमने 3-4 ऊपर पढ़े इनके बारे में, है ना, सब ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, इन सब में से सबसे ज्यादा हाइड्रेट फॉर्मेशन, और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला। देखो जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए मतलब वो इंपॉर्टेंट है। पूरी केमिस्ट्री में तुम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत बार पढ़ोगे, बहुत बार पढ़ोगे नहीं मतलब बहुत बार उसके एग्जांपल्स, उसकी एप्लीकेशन वाइड स्प्रेड है, बहुत सारी जगह, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सब जगह उसके एग्जांपल्स हैं, कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशन है। बस जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डेड आ गया मतलब वो इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ एकदम फिक्स चीजें हैं केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन बॉन्ड इंपॉर्टेंट हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस बात का। अभी क्या है इसमें, जैसे तुम्हारा एक कंपाउंड है, मतलब तुम्हारा वाटर जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है बेसिकली, इसका सिंपल सा मतलब तो यही है। जैसे तुम्हारा है CuSO4.5H2, ये क्या है? ब्लू विट्रॉल है। आई गेस सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में। Yes. तो इसको हम कैसे लिखते हैं? दिस इज नॉट एक्चुअली, इस तरीके से नहीं लिखते हैं, ये गलत तरीका है लिखने का। हम लिखते हैं इसको एकदम एक्चुअल तरीके से। अब देखो ये समझ में तब आएगा जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा। देखो अब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। चलो नहीं ब्लू से ही करते हैं। 4 कोऑर्डिनेट हो गए और एक सेपरेट SO4 से कर। वेरी गुड वेरी गुड।
तो यहाँ पे ऐसे होगा, 4 मेरे कोऑर्डिनेट हैं जो कोऑर्डिनेट के अंदर हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया कोऑर्डिनेट वाला पार्ट, ठीक है। अब एक वाटर मॉलिक्यूल जस्ट बाहर है और सल्फेट जो है वो तो आयनिक बॉन्ड बनाए हुए है, ठीक है। अब हम इसे, चलो इससे शो करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, देखो। बताओ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? नंबर ऑफ 4। हाइड्रोजन बॉन्ड्स 4। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्डेड वाटर कितने बताओ? 4। 4। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर जो है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे स्क्रॉल अप कर सकते हो, फॉर्मूला देखना है। सर तो FeSO4.7H2O वैसे में भी ऐसे ही होगा ना, मतलब उसमें कैसा कोऑर्डिनेट में डिवाइडेड है? नहीं, वो पूरा का पूरा वैसे ही रहता है ना, कोऑर्डिनेटेड ही रहता है। Fe+2 3d6 FeSO4.7H2O Fe+2 उसमें भी वैसे ही रहता है तुम्हारा, क्या नाम है, 7 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि Fe+2 3d6 होता है। बट तुम्हारे पास क्या है, हो तो सकता है उसमें भी, मतलब एक H2O बाहर चला जाएगा ना। ठीक है, उसमें भी वैसा ही होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, तो अंदर 6 हो गए। अंदर 6 होंगे, ठीक है, अंदर 6 होंगे उसमें, क्योंकि 6 से ज्यादा हो नहीं सकते उसमें। 3d6 है ना, 3d6 में 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। सर हम्म सर आप CrH2O होल 6 का एक बार डायग्राम स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं? ये थैंक यू सर। ठीक है, चलो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। सर तो फिर MgSO4.7H2O कैसे बनेगा? मतलब कॉपर और आयरन का तो फिर भी समझ में आता है, तो d ऑर्बिटल्स है, Mg में तो वो भी नहीं है। MgO में बाकी P खाली है ना उसका। सर बट इतना ज्यादा खाली, मतलब MgSO4.7H2O। और सर Mg वैसे ही में जिंक का भी है, जिंक का तो पूरा सब भरा होता है, 3d10 होता है जिंक का तो। नहीं, तो आगे खाली है ना। Mg में क्या है, 3s आता है, राइट। नाउ Mg+2 हो गया तो 3s तो खाली हो गया, 3s बचा है, तुम्हारे पास 3p है, तुम्हारे पास 3d है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। और सर जिंक में, जिंक में क्या है, 3d भर गया तो क्या हुआ, 4p तो अवेलेबल आगे, यस है ना। आगे ऑर्बिटल्स यस अवेलेबल होने चाहिए, तो वो काफी एक्सटेंड कर सकता है जब तक वो स्टेबल हो जाए। ओके सर। सर स्लाइड ऊपर करें।
अच्छा नेक्स्ट तुम्हारा है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। चलो इसमें हम एक पेज ऐड कर देते हैं। क्या होता है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर? तो फॉर्म ना सर बना। हार्ड वाटर में फोम नहीं बनता और सॉफ्ट वाटर में फोम इजीली बन जाता है। सर हार्ड ठीक। वाटर में वो कंपाउंड्स होते हैं, वो सॉल्ट्स होते हैं कुछ कैल्शियम के। कैल्शियम मैग्नीशियम। कैल्शियम और कैल्शियम क्लोराइड्स मैग्नीशियम। एंड सल्फाइड्स। उसमें हार्ड Magnesium, वाटर में chlorides और सल्फेट्स sulfates। और क्लोराइड्स होते हैं और सॉफ्ट वाटर में बाइकार्बोनेट्स होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। सो व्हिच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम? हार्ड वाटर हार्ड बोलते हैं। और ऐसा होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल सी वाटर। सी वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर होता है। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? वो क्या होता है? प्रोड्यूस करता है, लेदर प्रोड्यूस करता है। तो इसमें क्या होता है? which produce leather with soap and free from salts of calcium and magnesium। ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट से फ्री रहता है सॉफ्ट वाटर। now दो तरह की हार्डनेस होती है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस। सर एक मिनट ऊपर परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट एंड टेम्पररी। परमानेंट एंड टेम्पररी। तो जैसे पहला क्या है, पहले तो टेम्पररी देखते हैं। टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है? विच कैन इजीली बी रिमूव बाय बॉइलिंग। उसमें क्या होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, तो वो इजीली रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स of calcium and magnesium। temporary hardness is called so because it can be removed by boiling। it can be removed by boiling। बॉइलिंग से हम रिमूव कर सकते हैं टेम्पररी हार्डनेस को। दूसरा मेरा टाइप आता है, एक मिनट थोड़ा ऊपर। यस सर। लेदर मतलब झाग होता है। हाँ। नेक्स्ट है परमानेंट। परमानेंट क्या होता है? वो इजीली रिमूव नहीं होती है, मतलब बॉईल करने से नहीं जाएगा वो, हमें उसको दूसरा कुछ कराना पड़ेगा कि जिससे वो चला जाए। तो उसके मेथड्स देखेंगे हम, है ना। दिस हार्डनेस ऑफ वाटर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब तुम्हारे हाइड्रोजन चैप्टर में ना, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज तो ठीक है सब कुछ, ठीक है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर सबसे पहले। ठीक है, बाकी सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर जो है ना, वो आगे भी एक तरीके से, मतलब
इन जनरल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्डनेस ऑफ वाटर। इन जनरल केमिस्ट्री में मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बोलेगा वो मतलब वैसा है कि हाइड्रोजन के लिए ही ऐसा है, वो इन जनरल केमिस्ट्री में पता होना चाहिए हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में। दूसरा इसमें टॉपिक आता है H2O2 का, वो मैं पढ़ाऊंगा H2O2 का, और वो सेम टॉपिक आता है पी ब्लॉक में भी आता है। तीसरा इसमें टॉपिक है D2O वाला, छोटा सा है, उसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो मेनली जो तुम्हारे जो है हार्डनेस ऑफ वाटर H2O2 जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में, तो उसमें क्या है ना, इन दोनों में वो लिंक कर सकता है अदर चैप्टर से। वैसे तो हार्डनेस ऑफ वाटर का जो लिंक है वो मूल कॉन्सेप्ट से है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से, वो मैं इसकी बात पढ़ा ही दूंगा वैसे भी। तो वो वाला पार्ट तो वैसे खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं हार्ड वाटर से आपका माइंड में। परमानेंट देखते इसमें क्या होता है, आसानी से नहीं जाते। इसमें क्या होता है, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, रुक जाओ यार, अच्छा थोड़ा ऊपर वो टेम्परेरी दिखना। सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है ना, तो कैन नॉट बी रिमूव्ड, कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग। सिंपल बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ हार्ड वाटर। इफेक्ट्स ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो इसमें देखते हैं पहले, इट इज अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री, लॉन्ड्री के लिए सुटेबल नहीं है, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ड्री। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारे जो सोप वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, इनमें जो सॉल्ट है उनसे रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। तो मतलब वो क्या ही साफ करेगा, प्रेसिपिटेट बना रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सोप्स। सर मतलब जहाँ जो भी इम्प्योरिटीज सोप के साथ मिलनी चाहिए उसकी जगह पे ये आयनिक जो कंपाउंड्स रहेंगे वो चिपक जाएंगे और क्लीनिंग नहीं होगी, ऐसा? क्लीनिंग नहीं होगी, एग्जैक्टली। खैर क्लीनिंग क्लीनिंग किस तरीके से होती है ये हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री 12th क्लास में, कि किस तरीके से क्लीनिंग प्रोसेस होता है, कि सोप क्या करता है, कि जिससे आप आई थिंक काफी सारे लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। सर 10th में हाँ, पढ़ा था हम। अच्छा 10th में पढ़ा था। यस हाँ हेड और टेल वाला, अरे वेरी गुड वेरी कम गुड। सीबीएसई में मिसल्स आई थिंक यस सर वो गुजरात में नहीं था आता है। चैप्टर में। सर एनसीईआरटी में ही था ना। हाइड्रोफोबिक एनसीईआरटी में है। हाइड्रोफोबिक होती है। सेम बुक होती है क्या गुजरात बोर्ड 10th क्लास और सीबीएसई 10th क्लास, मैं एनसीईआरटी यस चलता सर है अब वैसे? सेम हो गया, एनसीईआरटी हो सर गई है सब। पिछले साल से, पिछले 2 साल से शायद हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, सर तो अच्छी पिछले साल से। ठीक है। तो सोप्स है ना, आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ठीक है, उनमें क्या स्टीरेट आयन होता है, तो soaps containing sodium stearate जैसे तुम्हारा है C17H35COONA, ये क्या सोडियम स्टीरेट है, reacts with hard water, reacts with hard water to form insoluble PPT। मैंने बताया था वो क्या होता है, बनाता है insoluble PPT बनाता है, insoluble PPT कॉल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कम भी बोलते हैं, सुना होगा स्कम तो। खैर यस जैसे तुम्हारा कैल्शियम और मेटल, ये मेटल क्या हो सकता है, ये कैल्शियम मैग्नीशियम, तो वो क्या करता है, सोडियम स्टीरेट से रिएक्ट करता है और पीपीटी बना लेता है।
जैसे मैं बना के बताता हूँ। तो ये होता है C17H35 COO ट्वाइस M प्लस 2Na प्लस। ठीक है, इसीलिए तुम्हारा जो है वो लेदर प्रोड्यूस ही नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तुम्हारा सोप सोप जो है वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा इसका आता है इफेक्ट हार्मफुल फॉर बॉयलर्स। इंडस्ट्री वगैरह में जो बॉयलर्स होते हैं ना, उसके लिए। तो इसमें क्या होता है, पानी तो तुम्हारा जो है, जब बॉयलर वगैरह में पानी तो प्रोड्यूस होता ही है। अगर मान लो पानी हार्ड वाटर हो गया, तो हार्ड वाटर में तो सॉल्ट्स हैं, तो वो सॉल्ट्स क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं बॉयलर के अंदर, है ना। तो फिर उसकी एफिशिएंसी जो है ना वो घट जाती है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ द यूजेस ऑफ हार्ड वाटर efficiency of boilers get decreased, कम हो जाती है by the formation of by the formation of by the formation नहीं, deposition of by the deposition of salts in the form of scale, in the form of scale within boilers, within boilers के अंदर स्केल पूरा हो जाता है सॉल्ट्स का। ठीक है, सो ये होता है किस तरीके से वो अफेक्ट करता है। हमने देखा सोप वाला एक्शन देखा कि सोप के साथ कैसे वो प्रेसिपिटेट बना लेता है और फिर हमें साफ नहीं मिलते, कपड़े साफ नहीं हो पाते। दूसरा है बॉयलर्स में कैसे हार्मफुल है, वो उस बॉयलर में एक तरीके से वो स्केल ऑफ सॉल्ट्स बना लेता है, तो उसकी एफिशिएंसी को वो रिड्यूस कर देता है। तो ठीक है, स्केल सॉल्ट्स मतलब समझ नहीं आया। क्या क्या स्केल ऑफ सॉल्ट्स मतलब सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ स्केल, मतलब समझ नहीं आया। स्केल का मतलब नहीं पता? नहीं सर, मतलब सॉल्ट का सर मतलब स्केल, स्केल सरफेस मतलब में बना फिश देते का हैं। स्केल कैसा अरे मतलब? तुम्हारे टीथ में कभी कभी इम्प्योरिटीज जम जाती है ना, वो भी तो स्केल ही होता है। अच्छा दैट इज मतलब वो स्केलिंग जैसे कि ओनली। फिश का लेयर स्केल जो टाइप होता है वैसे, उसके ऊपर। वो स्किन टाइप। सर मतलब ऐसे लाइंस में जमता है ऐसे ना। हाँ वही स्केलिंग है बस, और कुछ नहीं। सरफेस में हो जाता है। सर सरफेस ये पे हो जाता ऐसा है। हाँ बोलो। यस सर, सर अब समझ बॉयलर्स आ में गया। होता क्या है, मतलब बॉयलर्स होते किस लिए? मतलब वो बॉईल करने के लिए, जैसे बॉयलर्स में क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हें कोई इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, उस इंडस्ट्री में तुम्हें बहुत ज्यादा हीट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो तुम क्या करते हो, वहां पे बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं। बॉयलर्स में बहुत सारा पानी आता है, उस पानी को हीट किया जाता है, और उसकी जो स्टीम होती है, उस स्टीम से वो स्टीम कनेक्टेड होती है दूसरे प्रोसेसेस के लिए। तो वो बेसिकली बॉयलर क्या कर रहा है, वो दूसरे प्रोसेस को हीट दे रहा है वाया स्टीम, एक तरीके से। ओके सर, तो ये वो केमिकल इंडस्ट्री वाला बॉयलर है। केमिकल फैक्ट्री वाला, मतलब ये, हाँ ये केमिकल फैक्ट्री वाला बॉयलर बोल मतलब सकते सर हैं। मैं यूज वो तो कोई भी दादाजी इंडस्ट्री, वाला कोई भी समझ फैक्ट्री गया में हो था। सकता कोई भी फैक्ट्री में हो सकता है, हाँ, क्योंकि बॉयलर की जरूरत तो पड़ेगी ना काफी सारी जगह पे, मतलब हीट का रिक्वायरमेंट। आप देखो बड़े बड़े जो क्या नाम है हीटर है, वो मतलब हर जगह तो नहीं लगा सकते ना। अब जैसे मैंने एक जगह लगा दिया और उसको काफी सारी जगह काम में ले सकता हूँ ना मैं, उसी स्टीम को मैं कहीं से भी कनेक्ट करके, मेरे को बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक बॉयलर से मैं काफी सारी चीजें कर सकता हूँ।
जब तुम इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो इंटर्नशिप वगैरह में देखोगे ये सब चीजें, वहाँ पे सब केमिकल और मैकेनिकल जो इंडस्ट्रीज है ना उनमें देख पाओगे। नेक्स्ट है तुम्हारा कि अब हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ठीक है, पहला आता है रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। अच्छा एक बात बताओ, मैथ्स में रोहन सर क्या नाम है, पैकेज के डाउट डिस्कशन कैसे करते हैं? सर वो मतलब सर हम नोट्स पर्सनल में पे भेज लिखवा देते, देते। फिर वो क्लास में करा देते। यस सर, या तो फिर वॉइस के थ्रू मैसेजेस डाल देते हैं कि मतलब अगर कोई लाइक यस इजी सर, क्वेश्चन तो सॉल्यूशन वॉइस डाल के थ्रू देते हैं। भेज देते हैं, या तो सर फिर मतलब क्लास में डिस्कस इम्पोर्टेंट करवाते हैं। क्वेश्चंस होते तो वो लाइक वो बता देते, मतलब इन केस अगर सारे सॉल्व ना हो पाए। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे क्या है ना, हमारे मैं तो क्या है पूरा डिस्कशन ऑलमोस्ट क्लास में ही कराता हूँ, तो हमारा सिलेबस जो है थोड़ा पीछे ही रहता है हमेशा। क्योंकि मेरे को क्या है ना कि जैसे मान लो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो उसी टाइम उसके क्वेश्चंस कर लिए, डिस्कशन भी हो गया, तो वो बैठ जाता है दिमाग में। तो इसीलिए थोड़ा सिलेबस क्रंच रहता है केमिस्ट्री में, मेरे में तो हमेशा ही रहता है। फिजिक्स में ज्यादा रहता था पहले। अब तो खैर फिजिक्स का सिलेबस सही हो गया होगा ना। हाँ सर, अभी तो थोड़ा सा बैकलॉग है। काफी सही ना तो कवर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस में तुम नॉर्मल बॉईल कर दो, तो बॉईल करने से भी क्या हो जाता है तुम्हारा, जैसे जैसे तुम्हारा मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट का वाला वो सॉल्ट है, तो तुम उसको हीट करते हो ना, तो वो इस तरीके से तुम्हारा हार्डनेस जो है वो रिमूव प्रेसिपिटेट बन जाता है MgOH का होल ट्वाइस का। अब देखो यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस बनता है, ध्यान रखना, MgCO3 नहीं बनता है, क्योंकि MgOH का होल ट्वाइस का KSP कम होता है MgCO3 से। मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आएगा। क्या पॉइंट आएगा? MgCO3 is not formed because MgOH का होल ट्वाइस gets precipitated easily। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ KSP उसका कम होता है, तो जिसका KSP कम होता है वो पहले प्रेसिपिटेट हो जाता है ना। तो Mg कार्बोनेट तो नीचे 3 लिखा है। अच्छा 3 नहीं आएगा यार, ये तो गलत लिख दिया मैंने, 2 आएगा। 2 होगा ना। 2 होगा ऑब्वियसली। अब जैसे कैल्शियम वाला है, वो तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, उसमें तो क्या है कैल्शियम कार्बोनेट आसानी से बन जाता है जब हम इसको हीट करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट H2O CO2 इस तरीके से बनता है। सर ये MgOH वाले में हमने जैसे कंपैरिजन किया तो वैसा CaCO3 में क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि CaCO3 वाला ज्यादा, CaCO3 का KSP ज्यादा अच्छा है, ये कम है मतलब बेसिकली COH का होल ट्वाइस से। इसीलिए देखो यहाँ पे जेई में क्वेश्चन आया था, ये जेई मेन 2020 20 था या 19 था आई गेस, ये क्वेश्चन आया था, ये आया था यहाँ पे जेई मेन 2020 में आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सर केएसपी का फुल फॉर्म यार ये क्या पूछ रहे हो, KSP का फुल फॉर्म नहीं पता क्या तुम्हें? आइनिक पढ़ा ही नहीं क्या तुमने बिल्कुल भी? KSP सॉल्युबिलिटी होता प्रोडक्ट कौन केएसपी। यार, ये तो बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन भी कितनी बार हाँ हुआ सर, KSP के यस बारे में। सर, हाँ सर। बॉइलिंग के बाद में आता है तुम्हारा
क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में क्या होगा तुम्हारा, इसमें हम क्या कराते हैं, इसमें हम लाइम ऐड करते हैं बेसिकली। तो लाइम से क्या हो जाता है, लाइम ऐड करने से हमारा प्रेसिपिटेट बन जाता है। जैसे तुम्हारा CaHCO3 का होल ट्वाइस है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, लाइम के साथ ऐड करा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, ये PPT बन गया मेरे पास। जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, लाइम के साथ ऐड करवाया तो मेरे पास बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ये बनेगा क्लार्क्स मेथड में। सिंपल है, क्लार्क्स मेथड में कुछ ज्यादा खास नहीं है। लाइम वाटर ऐड करते हैं बस बेसिकली, तो उससे हमारा प्रेसिपिटेट बन जाता है और फिर उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं बेसिकली। फिल्टर आउट कर लेंगे तो हमारा वो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे सॉल्ट्स तो निकल ही गए। ठीक है, तो ये हुआ परमानेंट हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस के लिए। दूसरा मेरा है परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं, है ना। इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऊपर तो खैर ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर वो MgOH ट्वाइस तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस में नहीं कहते थे। फिर से बोलो। सर MgOH होल ट्वाइस को तो बेस में नहीं कहते थे हम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो सब लास्ट ईयर तक आता था। MgOH का होल ट्वाइस, हाँ मतलब बेस होता है, बेसिक नेचर होता है इसका, बट ये प्रेसिपिटेट भी बन जाता है ना थोड़ी टाइम बाद। सर तो वो वाले रिएक्शन में हमें सॉफ्ट वाटर थोड़ी मिलेगा सर, मतलब मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। सर उसमें Mg मतलब MgOH2 के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो सर हमें उसमें मतलब प्रेसिपिटेट तो सर नहीं, मतलब जो निकलना चाहिए वो तो नहीं निकल रहा ना, मतलब ये CO2 इस में चला गया बट H2O का नहीं मिल रहा सर। ये तुम इसी रिएक्शन की बात कर रहे हो क्या? नहीं सर, वो ऊपर था ना सर MgOH2 जिसमें वो कन्वर्ट हो रहा था, कौन सा वाला? MgO ये वाला सर। हाँ तो इसमें क्या हो रहा था? सर तो इसमें मतलब हमें सॉफ्ट वाटर तो नहीं मिल रहा ना सर, मतलब जो हमें अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। मैं देखो ये, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। तुम्हें क्या लग रहा है पानी चला गया? पानी को हीट किया, पानी चला गया, ऐसा थोड़ी ना। पानी में ये प्रेजेंट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तुम इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रेसिपिटेट बन गया। यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन गया, CO2 निकल गया। बचा क्या, ये क्या बचा है, थोड़ी जाएगा बाहर। Just because it is not present in the reaction, that doesn't mean water is not there, ना। यस सर। अच्छा दक्ष, तुम बताओ, तुम क्या पूछ रहे थे? सर मैं पूछ रहा था कि MgOH ट्वाइस तो वो बेस है, तो फिर वो प्रेसिपिटेट क्यों हो रहा है। देखो उसका बेसिक नेचर होता है, बट वो बहुत ज्यादा अच्छा बेस भी नहीं होता है, और वो डिपेंड करता है। प्रेसिपिटेट जो है, ऐसा नहीं है कि जब भी कोई हमारा प्रोडक्शन होता है तो वो MgOH का होल ट्वाइस जो है उसमें थोड़ा सा आयनिक नेचर है, Mg+2 की वजह से उसका थोड़ा सा आयनिक नेचर है, तो वो बेस की तरह भी बिहेव करता है। बट जब कहीं जैसे इस रिएक्शंस में जैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो प्रेसिपिटेट भी बन जाता है। तो उसका उतना वैसा नहीं है कि क्या नाम है,
बेस है तो वो उस तरीके से नहीं ट्रीट हो सकता। बेसिक नेचर इसके आयनिक नेचर की वजह से आता है, थोड़ा बहुत आता है तो, बट बहुत ज्यादा अच्छा बेस नहीं होता है। सर हाँ हाँ। सर मुझे एक डाउट है, मतलब इधर MgOH प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो मतलब हम लोग ये ओके कह सकते हैं कि उसका सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर इधर MgOH प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उसका KSP इतना ज्यादा है कि वो वाटर में मतलब वो सॉल्यूबल नहीं हो रहा है, केएसपी इतना ज्यादा है कि वो केएस वाटर में सॉल्यूबल हो ही नहीं सकता। वाटर में सॉल्युबल हो ही नहीं सकता, अगर सॉल्युबल हो ही नहीं सकता। यस सर, तो क्योंकि वो प्रेसिपिटेट हो रहा है तो फिर हाँ तो, हाँ बट कंपेयर किससे कर रहे हो? लाइक ज्यादा बोल रहे हो तो किससे कंपेयर कर रहे हो? सर सॉल्वेंट से, मतलब वाटर जो सॉल्वेंट होगा वाटर उससे कंपेयर करो कि मतलब हाँ तो MgOH का उसका केस। केएसपी तो कुछ है ही नहीं ना, तुम कौन सी दो यस केएसपी कंपेयर कर रहे हो? सर, सिर्फ MgOH का ही मतलब MgOH का ही बोल रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर रहा, बस उसका MgOH का बोल रहा हूँ कि जो निकलेगा हीट करने पर या फिर मतलब क्लार्क्स मेथड में उसका केएसपी बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए वो प्रेसिपिटेट कर सकता है। हाँ केएसपी ज्यादा होगा ये बोल सकते हो। अब बहुत ज्यादा तो खैर ऐसे बोलना बहुत मुश्किल है। बट हाँ ये बोल सकते हो केएसपी ज्यादा है इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। तो तुम्हारा परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमारा नॉर्मल सिंपल बॉइलिंग से कुछ नहीं होता है इसमें, परमानेंट हार्डनेस में हमें अलग अलग मेथड्स अपनाने ही पड़ते हैं। तो पहला तुम्हारा है ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है बताओ? Na2CO3.10H2 Na2CO3.10H2। है ना, तो हम क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा से रिएक्ट करा देते हैं। जैसे मेरा CaCl2 है, परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है, Cl माइनस SO4 2 माइनस। तो कैल्शियम क्लोराइड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, पीपीटी बनाएगा, CaCO3 प्लस NaCl। ठीक है। दूसरा मेरा MgSO4 है प्लस Na2CO3, क्या बनाएगा, mg MgCO3 प्लस Na2SO4। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया वॉशिंग सोडा से सिंपल सा रिएक्शन हो गया। तुम्हारा नेक्स्ट है कॉलगॉन्स मेथड। अच्छा, कॉलगॉन्स मेथड में क्या होता है, तो ये काल्गोन जो है ना, एक कमर्शियल नेम है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का। तो काल्गोन जो है वो कमर्शियल नेम है किसका, सोडियम, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, हेक्सा मेटा फॉस्फेट, ये होता है Na6P6O18, इतना बड़ा फॉर्मूला है। तो ये क्या करता है, काल्गोन जो है Na6P6O18 पानी में टूट जाता है इस तरीके से, Na4P6O18 2 माइनस। ठीक है, तुम्हारा जो मेटल है, मेटल इसके साथ रिएक्ट करता है Na4P6O18 2 माइनस। तो ये क्या है, ये दो Na अभी यहाँ से हट जाएंगे, देखो दो Na जो है ना यहाँ से हट जाएंगे क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज इस मेटल से रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अलग कलर से बता रहा हूँ, Na2M P6O18 2 माइनस प्लस 2Na प्लस को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो मेरा मेटल क्या हो गया, जिसकी वजह से मेरा हार्ड वाटर बन रहा था वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया।
सर हाँ हाँ बोलो। आप ये वाली रिएक्शन एक बार वापस बता सकते हैं? हाँ हाँ, तो इसमें क्या है ना, काल्गोन करके एक मतलब एक कमर्शियल नेम है एक कंपाउंड का, विच इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो जब पहले पानी में क्या होता है, वो 2Na+ और बाकी दूसरा जो अनायन है उसमें ब्रेक हो जाता है। फिर जो तुम्हारे हार्ड वाटर में जो मेटल का कटायन है, वो 2Na+ को रिप्लेस कर लेता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्म में उस मेटल को अलग कर लेता है, और हमारे पास जो बनता है वो क्या बनता है, सॉफ्ट वाटर बच जाता है। ठीक है सर हाँ हाँ बोलो। सर मतलब कार्गन को सिर्फ वाटर में डालना होता है, ये हाँ पूरी प्रोसेस होती है? बस पानी में डालना होता है और कुछ नहीं करना होता, फिर अपने आप हो जाता है सब कुछ। सर ठीक इसमें है ऐसा नेक्स्ट। कुछ जरूरी नहीं है ना कि जो जो भी मेटल के आयंस कैटायंस जो भी वाटर में होंगे पहले से, वो रिएक्टिविटी में Na से ज्यादा है, फिर ऐसा कुछ नहीं है ना, वो रिप्लेस कर ही देंगे ना दो। हाँ मतलब Mg+2 और कैल्शियम+2 ही तो है ना। यस सर, वही कह रहा हूँ। ओके सर। नेक्स्ट है तुम्हारा आयन एक्सचेंज मेथड, सी वाला। नेक्स्ट है तुम्हारा आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है, मतलब बेसिकली तुम्हारा काल्गोन मेथड भी क्या एक तरीके से आयन एक्सचेंज ही है। आयन एक्सचेंज में भी आयन एक्सचेंज ही होते हैं इसी तरीके से। तो इसमें बस ये है कि जो हम यूज कर रहे हैं ना, मटेरियल जो यूज कर रहे हैं, जो कंपाउंड जो यूज कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट और मोर एफिशिएंट तुम बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें हम जियोलाइट ऐड करते हैं। जियोलाइट, और हम इसे बोलते हैं परम्यूटेट। तो ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा ये तुम्हारा होता है Na2 Al2O3 2SiO2 XH2। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ये होगा Na2 Al2 Si2। ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 3 4 सर और 4 8। जियोलिट और क्या लिखा है? परम्यूटेट, TIT है ये। सर ये इसका परम्यूटेट, फॉर्मूला है? ये इसका फॉर्मूला है। सर सर वो कंटिन्यूअस है ना? हाँ हाँ वो कंटिन्यूअस है भाई। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड, इसको हम क्या बोलते हैं मतलब केमिस्ट्री के टर्म्स में, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। एल्यूमिनियम सिलिकेट। सर तो एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कनेक्ट करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaAlSi तरीके से। अब इसको भी हमने और सिंप्लीफाई कर दिया, NaZ और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया NaZ में। अब इसको हम रिएक्ट कराते हैं मेटल कटायन के साथ। सर थोड़ा ऊपर करें। तो यहाँ क्या है ना, NaZ जो है ना वो रिएक्ट कर रहा है तुम्हारे मेटल के साथ, जो यहाँ बनाता है Z2 प्लस। सर आपकी स्क्रीन लैग कर रही है। सर स्क्रीन लैग और यस वॉइस सर, कर रही है। और पूरी वॉइस भी क्रैक सर हो वॉइस रही है। क्रैक, स्क्रीन लैग भी कर।
कुछ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मैं फिर से बताया आपकी आवाज सुनाई नहीं अच्छे से, आवाज में नहीं आ रही। क्या यस सर। नहीं सुनाई दे रहा सर। सर आपने क्या बोला? अब कैसी आवाज बोलो। सर कोई सर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। क्रैक हो रही है। क्रैक हो रही है सर मुझे। आता है सर आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। सर नहीं आ रही आवाज आपके बिल्कुल। सर कुछ नहीं समझ आ रहा है, आवाज ही नहीं आ रही है सर आपकी। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सर अब आ रही है। अब आ रही है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बताया, आयन एक्सचेंज मेथड में सोडियम जो है, सोडियम का जो सॉल्ट है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जियोलाइट, देखो जियोलाइट जो है वो यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये भी याद है तो भी चल जाएगा, है ना। सर वो एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे आप, आयन एक्सचेंज मेथड इसमें के कुछ कंपाउंड के कुछ बाद। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। देखो Na है, इसको मैंने क्या मान लिया, Z मान लिया। अब NaZ M2+ के साथ रिएक्ट हो रहा है और इसको रिप्लेस कर दे रहा है, बस देखो ना, रिप्लेस कर दिया इसको। ओके सर। अच्छा, इसमें अब एक और वो ट्विस्ट है कि अब मान लो ये बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जो जियोलाइट है वो खत्म होता जा रहा है, वापस वो आवाज क्या बनता ब्रेक जा हो रहा रही है। है आप। सब लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। नहीं सर, अभी बराबर है। नहीं सर अब सही है। नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे तुम्हारा जियोलाइट यूज होता जा रहा है और मेटल के साथ वो क्या नाम है बनाते जा रहा है अपना जो भी प्रेसिपिटेट है, तो अभी सॉल्यूशन में तुम्हारे पास क्या बन गया, यहाँ पे नीचे जमा हो गया प्रेसिपिटेट। ये क्या है, MZ2। अब क्या कर रहे हो तुम NaCl डाल रहे हो। देखो अभी क्या होगा, तो MZ2 के साथ अगर तुम NaCl डालोगे वापस से, मतलब NaCl डालोगे ऊपर से, तो क्या हो जाता है, वापस से मेरा जियोलाइट बन जाता है। तो इस प्रोसेस को टू गेट बैक जियोलाइट, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन जो है ना स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात। हाँ हाँ रीजनरेशन। हाँ हाँ, रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट अरे वापस बता सकते हैं? मतलब जैसे तुम्हारा जियोलाइट मतलब जियोलाइट ने क्या कर दिया, मेटल के साथ कम वो बना लिया प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट बन गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, मतलब ऐसा नहीं है सॉल्यूशन में और कुछ नहीं है, सॉल्यूशन बना हुआ है और सॉल्यूशन के नीचे प्रेसिपिटेट जमा हो गया MZ2 का। अब मैंने जब NaCl डाला ना इसमें, तो
तो MZ2 जो मेरा प्रेसिपिटेटेड फॉर्म है जियोलाइट का मेटल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम, यहाँ पे M क्या है? या तो वो कैल्शियम होगा या वो मैग्नीशियम होगा। तो जब हम NaCl मिक्स करते हैं इसमें तो क्या होता है, हमें वापस से अपना जियोलाइट मिल जाता है। सोडियम क्या कर देता है, मेटल के अनायन को अपने पास ले लेता है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट। ठीक है, सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? डन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, फोर्थ मेथड इज सिंथेटिक रेजिन्स। ठीक है, ये भी आयन एक्सचेंज की तरह ही है, थोड़ा मोर एफिशिएंट मेथड है एक तरीके से। देखो इसमें हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक रेजिन्स आर synthetic resins are the most popular सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये वाटर softener these days। ठीक है, it contains अब देखो पहले क्या होता था, अभी जब ऊपर जितने भी प्रोसेसेस देख रहे थे उसमें कटायन का जो है ना उसका रिमूवल हो रहा था, तो तुम्हारा जो वाटर है ना उतना उतना ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो रहा था। अभी क्या है ना, सिंथेटिक रेजिन जो है ना उसमें दो एक्सचेंजर लगे हुए थे। आयन एक्सचेंज वाला जो है ना उसी का ही थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। इट कंटेन्स बोथ cation एंड anion exchangers। डोंट वरी है ना, मैथ्स का क्लास लेट होगा तो ये मैं पहले बता रहा हूँ, तो उसका टेंशन नहीं, हम 45 तक आराम से लेंगे, 45-50 तक। इट कंटेन्स बोथ cation एंड anion exchangers। ठीक है, द cation exchanger, इसमें cation exchanger क्या होता है, द cation सर exchanger। हाँ हाँ बोलो। सर वो रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट का सर 2 मिनट से इक्वेशन दिखा सकते हो प्लीज? थैंक यू सर। द cation exchanger जो है वो कैसे कंसिस्ट ऑफ ग्रैन्युलर consist of granular insoluble organic acid resins having giant molecules with SO3H and COH ग्रुप। मतलब बेसिकली एसिड ग्रुप्स मिलेंगे उसमें कटायन एक्सचेंजर में, बड़े बड़े अपन देखेंगे अभी, बड़े बड़े जो है ना कटायन एक्सचेंजर लगे हो, मतलब एसिड वाले ग्रुप्स लगे होते हैं, SO3H और COH वाले ग्रुप। ठीक है, जबकि जो तुम्हारा क्या नाम है अनायन एक्सचेंजर होता है ना उसमें बेसिक ग्रुप लगे रहते हैं, वाइल anion exchanger contains giant organic molecules with basic groups
basic groups derived from स्पेलिंग गलत है, derived from NH2 group, ठीक है, derived from NH2 group, ठीक है। इस तो ये NH2 ग्रुप वाला होता है क्योंकि ये बेस है, और ऊपर वाला जो है COH और SO3H वाला होता है जनरली। सर हाँ हाँ बोलो। सिंथेटिक रेजिन आप एक बार ब्रीफ कर सकते हो, समझ नहीं आया। हाँ तो अभी तो केवल थ्योरी लिखवाई है, इसमें इतना अच्छा समझ में थोड़ी आएगा, ये तो वैसे ही लिखवाई है। अब देखना तुम्हारा जो कटायन एक्सचेंज रेजिन है वो कैसे होता है। पहले तो हम कटायन एक्सचेंज रेजिन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैंने क्या बोला, SO3H और COH एसिड वाले ग्रुप जो है ना वो लगे रहते हैं बड़े से ग्रुप के साथ। तो मेरे पास कैसा रहता है RCOOH, तो ये R जो है ना ये काफी बड़ा ग्रुप है, जॉइंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो वो मेरा क्या होता है, वो मेरा जाता है M2+, कटायन एक्सचेंज है ना, कटायन के साथ ही जाता है, तो मेरा बनाता है यहाँ पे R2, नहीं सॉरी R2 नहीं, RCOO2M+2H+, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये अलग हो जाता है। देखो एम मेटल है। M इज मेटल, M इज योर कैल्शियम और मैग्नीशियम, कुछ भी हो सकता है। सेम गोज फॉर SO3H, तो तुम्हारा M2+ एक्वस ये बनाएगा इस तरीके से R SO3 का होल ट्वाइस मेटल प्लस 2H+, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन रिलीज हो रहा है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ H+, इट मेक्स वाटर एसिडिक बनाता है। बताओ कटायन एक्सचेंज रीजन समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, कोई डाउट है क्या इसमें। सर एक बार ब्रीफ कर सकते हैं। बेसिकली देखो तुम्हारा क्या है ना, बहुत बड़ा, जैसे तुम्हारा, तुमने अगर देखा हो सोप वाला जो स्टीरेट आयन जो था उसमें क्या था, C17H35CO था उसमें। तो यहाँ पे भी तो उसी टाइप का ही रहता है, जाइंट मॉलिक्यूल रहता है, बट उसका जो टेल, हाँ उसका जो हेड है वो तुम्हारा क्या है, CO है। तो अभी क्या है ना, इसका H जो है वो एसिडिक है, तो वो क्या हो जाता है, इसका जो H जो कि एसिडिक है वो रिप्लेस हो रहा है M के साथ। वो क्या हो रहा है, M के साथ रिप्लेस हो रहा है। तो मेरे पास वो मेटल के साथ क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है बेसिकली, और H+ मेरा हट जा रहा है। सेम गोज यहाँ पे, सेम जो चीज है ना वो SO3H के साथ भी हो रही है। और सर फिर ये जो H+ जो निकला उससे फिर हम सॉफ्ट वाटर वो करेंगे ना। मतलब ये मेटल के साथ जो है ना, ये तुम्हारा जो बना है, मतलब सॉल्ट बना है, ये तो क्या है, अलग हो जाएगा ना सॉलिड फॉर्मेट में। ये क्या है, सॉलिड फॉर्मेट में सॉलिडिफाई हो जाता है, बचा हुआ तुम्हारा क्या है, सॉफ्ट वाटर, बट वो थोड़ा एसिडिक है। तो अब उसे हम क्या करते हैं, अब हम उसे अनायन एक्सचेंज में लेके जाते हैं। अनायन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, बेसिक टाइप हो जाएगा, देखो। तो ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा बाद में, अनायन एक्सचेंज रेजिन। तो इसमें हमारा क्या होता है, RNH2 होता है ना। RNH2 को जब तुम क्या नाम है, पानी में डाल रहे हो, तो तुम्हारा क्या बनेगा, RNH3+OH-। भाई ये क्या होगा, ये H+ ले लेगा, बेस ही तो है NH2, NH2 तो बेस है, तो वो H+ ले लेगा।
ले लिया उसने H प्लस। अब यहाँ से जो बना ना वो X माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे X क्या है, Cl, Br क्यों लिख रहा हूँ यार मैं, Cl है यहाँ पे, कैल्शियम। सल्फेट भी हो सकता है, सल्फेट भी हो सकता है, बट सल्फेट वाला भी केस ले नहीं, हम Cl वाले ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, R NH3 प्लस X माइनस प्लस OH माइनस। यहाँ पे क्या बन रहा है, OH माइनस, ये क्या शो कर रहा है, बेसिक। ठीक है, तो H प्लस जो यहाँ से निकला कटायन एक्सचेंज से, OH माइनस जो निकला वो क्या बना रहा है तुम्हारा तरीके से, पानी बना रहा है। ये क्या है, कटायन एक्सचेंजर, ये वाला अनायन एक्सचेंजर, दोनों से मिलके बना है। ठीक है, इस तरीके से रहता है। सर हम सिंथेटिक रेजिन जो मेथड है उससे ऐसा कह सकते हैं ना कि सब सिर्फ और सिर्फ कैटायन और एनायन जो यूजफुल है वो रहने देता है और सब वेस्टेड आयंस हटा देता है। एग्जैक्टली। इस तरीके से रहता है। इसमें भी जो है ना रीजनरेशन ऑफ रेजिन होता है, रीजनरेशन देखते हम कैसे होता सर है। XCl XCl है, मतलब वो SO4 भी हो सकता है, फिर वो चेंज हो जाएगा। मतलब मान लो SO4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैं इसको ऐसे लिखूं, RNH3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो मेरे पास क्या बनेगा, RNH3 ट्वाइस SO4, ऐसे बनेगा ना, प्लस OH माइनस जो भी है, तो ये ऐसे बन जाएगा उस केस में। अब हम देखते हैं रीजनरेशन ऑफ आयंस। इसमें हम क्या करते हैं, कटायन एक्सचेंजर को तो हम किससे रिएक्ट कराते हैं, बताओ किससे कराएंगे कटायन एक्सचेंजर को। तो इसमें हम क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड ऐड करते हैं, और अनायनिक एक्सचेंजर जो है ना, मतलब इनको रीजनरेट करने के लिए। तो क्या होगा, एसिड ऐड करेंगे तो अनायन एक्सचेंज से जो OH माइनस निकला हुआ है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस यस सर। कटायन एक्सचेंजर हम कैसे रीजनरेट कर सकते हैं, डाइल्यूट एसिड ऐड करके, और अनायन एक्सचेंजर जो है हम कैसे कर सकते हैं, डाइल्यूट अल्कली के साथ। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आयन एक्सचेंज वाला प्रोसेस और सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, चलो सर अभी हम आज रीजनरेशन समझ नहीं आया क्या था। 2 मिनट सर लिखना है। रीजनरेशन का मतलब देखो, पहले जब हमारा आयन एक्सचेंज रेजिन था तब हमने रीजनरेट कैसे किया था, तब हमने NaCl ऐड किया था, मेरा जो सॉल्ट बना है तो उसमें NaCl ऐड किया और हमारे पास वापस से रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट हो गया। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कटायन एक्सचेंजर कहाँ पे है, ये वाला है, चलो RCO2 ट्वाइस M, मेरे पास क्या बना RCOO2M। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एसिड ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा RCOH। मेरा क्या हो रहा है, रेजिन बन रहा है। अनायन में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास है RNH3 प्लस Cl माइनस प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे क्या बनेगा RNH2 बन जाएगा। मेरे पास क्या हो गया, रेजिन बन गया। समझ में आया दक्ष? हाँ सर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, चलो हमारा आज काफी सारा हो गया। कल हम जो है सर 2 इसके मिनट कुछ नीचे करोगे?
न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इसके नेक्स्ट क्लास में, डिग्री ऑफ हार्डनेस के, और फिर हम H2O2 खत्म कर देंगे। कल चैप्टर खत्म कर देंगे हम, ठीक है। कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम रिवीजन करेंगे। चलो सर आप 1 मिनट एनायन